रोक दफा। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई प्री बजट पर बैठक। खेल, युवाओं, कौशल उद्यमियों और कंटेंट निर्माताओं से की गई चर्चा। बजट को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए सीएम कर रहे मंथन। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दी सौगात। हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान का किया गया उद्घाटन। सरकार की तरफ से करीब 5.5 करोड़ का बजट कराया गया उपलब्ध। नारनौंद में सरस्वती महोत्सव 2026 का आयोजन। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हुए शामिल। मंत्री ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। वल्लभगढ़ के जैनित हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप। 32 वर्षीय युवक की गई थी जान। परिजनों ने लगाए प्रबंधन पर गंभीर आरोप। नमस्कार, हरियाणा की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2026 और 27 के बजट के निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण प्री बजट की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विभिन्न संगठन समूहों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श किया गया, जो सहभागी लोकतंत्र और शासन की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षकारों से मंत्रणा करते हुए बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उनके सुझावों को महत्व देने की बात भी की, ताकि ये बजट प्रदेश की व्यापक जरूरत और विकास की दिशा में योगदान दे सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों और युवाओं के साथ प्री बजट चर्चा की है। उन्होंने खेलो इंडिया योजना के तहत बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन भी किया, जिसकी लागत 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल का शिलान्यास भी किया। साथ ही कांग्रेस के 10 दिन प्रशिक्षण शिविर और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की और युवाओं को प्रेरणा लेने की बात भी कही। देखिए, मैं तो हैरान इस बात से था कि 10 दिन तक मंथन चला है। 10 दिन का मंथन चला, 1 घंटा भी नहीं रुका है जी। मार्गदर्शन क्या होगा? परंतु देश कैसे आगे, ये अगर सीखना हो तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़का का किसी ने सड़क पकड़ा कर दिया। हरियाणा विधानसभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी शिरकत की है। इस मौके पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य के नेतृत्व में आयोग टीम ने विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि हर घर में योग हो, हर घर में योगशाला हो, हर घर में संस्कार हो और हर घर में संस्कारशाला हो, तभी हम सभी मिलकर भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सार्थक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है, जो शरीर के स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों को उद्धृत करते हुए भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन को योग से जोड़ना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सके। हरविंदर कल्याण का कहना है कि बच्चों का संस्कारवान बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगली पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के विचारों, आदर्शों और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ना समय की आवश्यकता है।
नारनौंद के गांव राखीगढ़ी स्थित म्यूजियम परिसर में सरस्वती महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर श्याम सिंह राणा ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड और पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में सरस्वती नदी से संबंधित विशेष प्रचार सामग्री और राखीगढ़ी गांव में स्थित पुरातात्विक स्थलों से खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आदि बद्री में सिरसा स्थित O2 हेड तक सरस्वती नदी के पुनः जीवन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रदर्शित एक एक वस्तु के संबंध में गहन रुचि दिखाते हुए विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। प्रोग्राम था ये सरस्वती हेरिटेज की तरफ से था। ये आदि बद्री से सरस्वती का जो पहला प्रोग्राम वहाँ था हरियाणा में जहाँ जहाँ से गुजरी है। वैसे तो सभी राज्य कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रांत मनोहर लाल खट्टर जी के समय से ये शुरुआत हुई थी भाई इन चीज़ों का खोज करके और इनको जीवित किया जाए। सरस्वती जो पहले पूर्व में एक बहुत पवित्र नदी के तौर से थी, दरिया था। अब वो पहले तो ऊपर था, अब जमीन के नीचे सैटेलाइट से जो मिल रहा है उनका निशान, और उनको दोबारा से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आदि बद्री से शुरू होकर सरसा में O2 लेक तक इसका नीचे से जो गुजरी है वो सब जगह जा रहे हैं। जिलाना में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाना की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए थाना प्रभारी विक्रम जोसन के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कस्बे के विभिन्न होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों की गहन जांच की गई। होटल में ठहरे लोगों के पहचान पत्रों की जांच भी की गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड देखें। थाना प्रभारी विक्रम जोसन का कहना है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। 25 जनवरी आ रही है, जो बाद SP साहब श्री कुलदीप सिंह IPS जिला जींद SP जींद के बाद रानबल्ला उनके आदेशों की पालना की जा रही है, ताकि 26 जनवरी जो हमारा एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, कोई अप्रिय घटना ना घटे। सभी होटल्स, ऑन रोड गाड़ियां, सभी चेकिंग जगह जगह पे चेकिंग चलाई जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना घटे ना हो। क्या सर ये गणतंत्र दिवस तक लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल, गणतंत्र दिवस तक लगातार जारी रहेगा और उसके बाद भी चेकिंग पे निरंतर जारी रहेगी। नारनौंद में देर शाम को कार चालक ने गोलगप्पे की रेहड़ी में टक्कर मार दी, जिससे कि टक्कर लगने से रेहड़ी संचालक रामफल नामक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह नारनौंद के वार्ड 7 का निवासी था और हांसी जींद रोड पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था। जब वह देर शाम को वापस अपने घर आ रहा था तो अज्ञात कार चालक ने उसकी रेहड़ी पर टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसको गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद नारनौंद के नागरिक अस्पताल में उन्हें दाखिल भी करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार चालक मौके से अपनी कार को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सर, ये रोड साइड एक्सीडेंट का मामला है। हमारे पास ये 9 बजे के करीब आ गए थे, मतलब मरीज को लेके, और आने के बाद हमने जब इनका देखा, मतलब BP देखा, ऑक्सीजन की मात्रा देखी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, कोई भी चीज़ नहीं थी। मतलब पेशेंट यहाँ पे जब आया तो वो मतलब डेड था। ये लड़का काम कराया था भाई हमसे छोटा, ये वहाँ गोलगप्पों की रेहड़ी लगाता है जी, और वहाँ से आ रहा था, कोई रात को गाड़ी वाला को मार गया, पता नहीं लगा उसको। पता लग गया जी कहाँ का कौन गाड़ी वाला? ना अभी पता नहीं लगा गाड़ी का जी। प्रोफेसर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। चौंकने वाली बात ये सामने आ चुकी है कि शुरुआती जांच में महिला प्रोफेसर साथी की भूमिका भी सामने आई। तो फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में गहन जांच में जुट चुकी है।
एक प्रोफेसर हैं ILR कॉलेज में, सुभाष नाम है उनका, उनके साथ मारपिटाई हुई, उसकी सूचना हमें मिली थी और जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी हैं उन्होंने उसके बयान लिए हैं और उस पर हम जल्द ही केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करेंगे आगे। क्या बात हुई थी, क्यों झगड़ा हुआ था, क्या वजह रही है? जो पीड़ित हैं उन्होंने साथी स्टाफ पे ही इस षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं कि कॉलेज में ही एक प्रोफेसर थी जो थोड़े दिन पहले ही सस्पेंड की गई है, तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताया कि भाई उनके शय पे मेरे साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है और उनके द्वारा ही ये लोग भेजे गए थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। हालांकि जिन व्यक्तियों ने मारपीट की है उनको पीड़ित नहीं जानता, न पहचानता है और उनको जल्द से जल्द ढूंढ के कोशिश की जाएगी कि इस केस में जल्द से जल्द अरेस्ट हो और सच्चाई सामने आ सके। वल्लभगढ़ स्थित चयनित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक 32 वर्षीय युवक की मौत का ये मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। घटना के बाद परिजनों में भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। परिजनों का ये कहना है कि युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सही उपचार न मिलने के कारण उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इसी मामले में परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि समय रहते न तो विशेषज्ञ इलाज दिया गया है और न ही किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है, जिसके चलते युवक की अंत में जान चली गई। सर, एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जो है मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? अंशुल पुत्र रणबीर उम्र 32 वर्ष को उसके परिवारजनों ने दिनांक 20 जनवरी को जैनिथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था किसी बीमारी के कारण। जैनिथ हॉस्पिटल वालों ने दिनांक 21 को उसका इलाज ना होने के कारण उसको यहां से डिस्चार्ज कर दिया। जो घर वालों ने उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब घर वाले ये कह रहे हैं कि भाई जैनिथ हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज करने में देरी की, इस कारण से उसकी मौत हो गई है। तो ये आदर्श नगर का रहने वाला था। शिकायत दी गई है परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है कि भाई जैनिथ हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज करने में देरी की है। पुलिस इसमें पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है आगे की अगर बात की जाए तो? वैसे बिग के मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाकर जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 1 के पास दुकान में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना में 2 डीप फ्रीजर, सिगरेट, नमकीन और अन्य सामान जलकर राख हो गए, जिससे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस को संदेह है कि आगजनी की यह घटना 2 दिन पहले आग लगाने की कोशिश के बाद हुई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। नूंह जिले की पुन्हाना तहसील में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर से गंभीर आरोप सामने आए हैं। पिंगवा खंड के गंगवानी और पापड़ी गांव की 2 महिलाएं जरीना और कुलसुम ने आरोप लगाया है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और 28 लाख रुपए के चेक देने के बावजूद उनकी जमीन की रजिस्ट्री रोक दी गई। तो वहीं पीड़िताओं का ये कहना है कि तहसील कार्यालय और कंप्यूटर ऑपरेटर ने धोखाधड़ी की गई, जबकि बिचौलिया हकमुद्दीन और एक एडवोकेट द्वारा अतिरिक्त पैसे की मांग भी उठाई गई। तहसीलदार ने विक्रेता के हस्ताक्षर न होने का हवाला देते हुए मामला उच्च अधिकारियों और सिविल कोर्ट भेज दिया है। न्याय की आस में महिलाएं अब दर दर भटकने पर मजबूर हो चुकी हैं। सर, हमने एक जमीन दी थी पिनौगा के जंगल में, 1 किला खरीदी थी। एक मेरे चाचा का लड़का था, दोनों ने आधा किलो लिया था साझे में, और हमने उस 30 लाख रुपए में खरीदी थी ये जमीन। 2 चेक दे दिए थे 14 लाख के, 2 लाख रुपए नगद दे दिए थे और मुश्ताक वकील था, उसके लिए हमने उसकी फीस भी दे दी थी। मतलब 10,000 फीस ही उसकी दे दी थी। और 16 तारीख का मामला है, वीडियोग्राफी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे के सिग्नेचर हुए थे और मुश्ताक वकील बोला कि 19 तारीख को आप अपनी रजिस्ट्री ले जाना। जैसे हम रजिस्ट्री के लिए आए
तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सर हमारे संग फ्रॉड हुआ है, हमारी रजिस्ट्री दिलाई जाए। जलाना क्षेत्र के करसोला गांव के किसानों को धान के अवशेष जलाने की बजाय सीधी बिजाई करने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिल पाई है। इसको लेकर गांव के किसानों में प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। तो वहीं किसानों का ये कहना है कि उन्होंने सरकार की योजना का पालन करते हुए पराली नहीं जलाई, इसके बावजूद उन्हें आर्थिक लाभ से वंचित रखा गया है। योजना का लाभ नहीं मिला तो हम सारे ग्रामवासी वादा करते हैं सड़क बजा पराल जाकर फूकेंगे अगले साल। अगर अब भी गट्ठे दे रहे हैं, अगर हमारे साथ वादा खिलाफी की तो नहीं, हम जैसे अब की बार साथ दिया ऐसे साथ हम जाएंगे, लोगों को अगर प्रोत्साहन राशि दी तो। महेंद्रगढ़ जिले के जोरासी धाम में शुरू होने जा रही भव्य रामकथा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। रामकथा से पहले जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने आज भारी पुलिस बल के साथ कथा स्थल का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच भी की गई, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने बताया कि रामकथा आयोजन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर 3 अतिरिक्त पुलिस कंपनियां मंगवाई गई हैं। इसके अलावा जिला पुलिस का बल भी लगातार तैनात रहेगा। तो वहीं कथा आयोजकों की ओर से भी करीब 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें महिला और पुरुष सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कथास्थल पर लगभग 30 इमरजेंसी गेट बनाए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा सके। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं पार्किंग की व्यवस्था कई किलोमीटर तक की गई है। जोरासी धाम मंदिर पहुंचे हैं। अगर जोरासी धाम मंदिर की बात की जाए, जो पीछे बीते 2-3 महीनों से जो तैयारियां चल रही थी, कल 23 जनवरी को जो कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो कलश यात्रा है वो नारनौल महावीर चौक, हीरोंडा चौक से होती हुई जोरासी धाम मंदिर पहुंचेगी और जोरासी धाम मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो कथा है उसका गुणगान किया जाएगा। अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर, तो आज पुलिस कप्तान पूजा वशिष्ठ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा को लेकर जायजा किया। हर खबर के साथ हरी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, पार्किंग्स, हमारे नाके प्लस हमारी जो डिप्लॉयमेंट रहेगी, बाहर से जो फोर्स आई हुई है, बेसिकली सबको एक बार मौका दिखाया है उनको, ताकि वो यूज टू हो जाए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उन सबको वो कन्वे हो जाए। और कल हमारी रिहर्सल भी होगी। कल यहाँ पे कलश यात्रा है, परसों से हमारी कथा और हवन स्टार्ट है। तो बेसिकली एक ड्राई रन आज भी था और कल भी हो जाएगा। इसको लेकर कितनी कंपनियां लगाई गई? हमने हमारी जो फोर्स है उसमें से तो 8 कंपनीज लगी हैं। बाहर से हमने 3 कंपनीज की मांग की है, जो कि हमारी पूरी रेंज से पलवल, रेवाड़ी और नूह से आ रही है। जोरासी धाम मंदिर पहुंचे हैं। अगर जोरासी धाम मंदिर की बात की जाए, जो पीछे बीते 2-3 महीनों से जो तैयारियां चल रही थी, कल 23 जनवरी को जो कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो कलश यात्रा है वो नारनौल महावीर चौक, हीरोंडा चौक से होती हुई जोरासी धाम मंदिर पहुंचेगी और जोरासी धाम मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो कथा है उसका गुणगान किया जाएगा। अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर, तो आज पुलिस कप्तान पूजा वशिष्ठ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा को लेकर जायजा किया। हर खबर के साथ हरी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, पार्किंग्स, हमारे नाके प्लस हमारी जो पुंडरी के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल पुंडरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के मुख्य शिक्षक ने की, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदीप भुक्कल का कहना है कि प्रदेश सरकार हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने और स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रही है। मेरा नाम प्रदीप भुक्कल, मैं हरियाणा पुलिस में कार्यरत हूँ। तो कैसे मन में आई थी बच्चों को ये? बच्चों के प्रति हमारे मास्टर जी अपने यहाँ स्कूल के इंचार्ज हैं, तो मास्टर जी ने हमारे को रिक्वेस्ट की भी हमारे स्कूल में बच्चों को आप क्या कुछ चीज दे सकते हो। तो हमने कहा सर्दी चल रही है, क्यों ना हम बच्चों को भी गर्म कपड़े दे दें। तो मास्टर जी बोले गर्म कपड़े तो बच्चों के पास हैं,
भाई स्कूल बैग की जरूरत है। तो हमने फिर 134 बच्चे हैं कुल स्कूल के अंदर, तो 134 बच्चों के लिए बैग वितरित का इंतजाम किया। तो हमारे भाई, हमारे छोटे करमवीर जी गरतान जी, जो ये प्रॉपर्टी ऑडिटिंग का काम करते हैं। पेहोवा के सरसा गांव में नेवी ऑफिसर की पत्नी ने घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि युवती के मायका पक्ष ने उसके पति समेत अन्य घर वालों पर दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत महिला के भाई ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई और कहा कि उसकी बहन सिमरन इकलौती उसकी एक बहन थी और शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बहन की सास नीलम, जेठ रवि, जेठानी चेतना और पति नितिन कम दहेज लाने के लिए उसे ताने मारते थे। सिमरन अपने घर आती थी तब दहेज के लिए टॉर्चर की बात भी बताती थी, जिस पर और जानकारी देते हुए थाना सदर पेहोवा के एसएचओ जगदीश कुमार ने जानकारी दी है कि पुलिस ने शिकायत पर पति समेत अन्य पर बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला के ये बागल गांव की लड़की थी, मेरी ज्योति है, गांव सरसा में इसकी शादी हुई थी। 25 साल की उम्र थी लड़की की। इसके पिताजी एक्सीडेंट में मारे गए थे 3 महीने पहले। फिर रिश्ता पक्का हो गया। उस टाइम उन्होंने कहा था भाई देखा जो बीच वाला था भाई हमारे पास गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है, देने ना दहेज कुछ नहीं है, बेटी बेटी है। तो उन्होंने मंजूर कर लिया था भाई। ये एक उसके घर वाला भी एक्सपायर हो जाता भाई। एक उसका बड़ा लड़का था, नेवी में था। कल ये सूचना प्राप्त हुई गाँव सहरसा से, एक लड़की ने सुसाइड भाई। इस सूचना पर हम गाँव सहरसा गए और वहाँ पर हमने इसको उतरवा करके हॉस्पिटल में रखवाया और लड़की जो मृतका है सब्जी को उसके भाई के बयान पे एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो परिवार ने कुछ आरोप भी लगाया ससुराल पर? हाँ, परिवार ने दहेज से प्रताड़ना का आरोप लगाया और 3 धारा में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।